हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आज वोल्टेज रेगुलेशन का सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लैगिंग पावर फैक्टर को लेकर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना बताया था। आज मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू लैगिंग पावर फैक्टर मैं लीडिंग पावर फैक्टर लेकर भी बताऊंगी और यूनिटी पावर फैक्टर भी लेकर बताऊंगी। इसके बियॉन्ड हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने की कुछ स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। जैसे ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मतलब सबसे खराब ट्रांसफार्मर, इस रिस्पेक्ट में भी हम बात करेंगे। और एक न्यू एस्पेक्ट में पर यूनिट वाला इंट्रोड्यूस करूंगी, तो वो भी मैं थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी। पर यूनिट को लेकर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी जो कि पावर सिस्टम सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर का लास्ट वीडियो में मैंने डेरिवेशन आप लोगों को बताया था और वो डेरिवेशन मैंने फेजर डायग्राम के रिस्पेक्ट में भी बताया था आपको। तो फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करने पर भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन यही आया था, केवीएल इक्वेशन से कैलकुलेट करने पर भी यही आया था। डिफरेंस कहाँ आने वाला है, अगर मैं पावर फैक्टर को लीडिंग कर देती हूँ तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, V2 और V2 से θ2 एंगल से I2 करंट होगा। I2 जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में I2R02 होगा और I2R0 से 90 डिग्री लीडिंग पर I2X02 होगा। I2X02 का जो एंड होगा एरो हेड और V2 का जो स्टार्टिंग होगा, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर से केवीएल इक्वेशन को मैं यहाँ शो कर देती हूँ, मतलब रियलाइज करवा रही हूँ केवीएल इक्वेशन को। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगी I2X02 के एरो हेड तक E2 को, तो ये मेरा E2 हो जाएगा। और ये पूरा फेजर डायग्राम हो गया लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। जब हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम को देखते हुए पूरा डेरिवेशन करते हैं, जैसा कि मैंने फेजर डायग्राम का लैगिंग पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में किया था, वैसा ही डेरिवेशन अगर यहाँ पर हम लीडिंग पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में E2 माइनस V2 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो I2R02 cos θ2 ऐसे ही आता है। सेकेंड टर्म भी सेम आएगी, बस यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा खुद से, ऐसा ही आएगा। डेरिवेशन जनरली कोई नहीं पूछता, पर है बहुत छोटा सा डेरिवेशन, पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, वो इमेजिनरी टर्म्स की जो हम जे टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन वगैरह की वजह से होता है उसके कारण। और इंटू 100 डिवाइडेड बाई E2 तो हम करते ही हैं। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अब अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर के लिए फाइंड आउट करना चाहूँ वोल्टेज रेगुलेशन को, तो θ2 को मुझे 0 रखना पड़ेगा। तो चाहे θ2 मैं यहाँ 0 रख दूँ या फिर मैं यहाँ 0 रख दूँ, मुझे यूनिटी पावर फैक्टर से रिलेटेड वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। तो चलिए अपन यहीं 0 रख कर यूनिटी पावर फैक्टर को रख कर देखते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है θ2 इक्वल टू 0। तो यहाँ θ2 0 रखा तो cos θ2 1 हो जाएगा और यहाँ θ2 0 रखा तो sin θ2 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म रहेगी नहीं। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो I2R02 इंटू 1 होगा, तो I2R02 इंटू 1 और सेकेंड टर्म के लिए मैंने प्लस करके 0 लिखा है डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा I2R02 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100 फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। अब कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन और कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की समझ लेते हैं। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को फेजर डायग्राम से पहले समझा दूँ, बहुत ही कॉमन सेंस वाला लॉजिक है यहाँ पर, फिर मैं डिराइव करके भी आपको बता दूंगी, तो नेचुरली उसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट जो कॉमन सेंस वाला है उसके मैच करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं पहले बात करूँ कि मुझे ज़ीरो करना है, ज़ीरो करना मतलब मुझे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, E2 माइनस V2FL अपॉन E2, ये वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और ये ज़ीरो कब हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल हो, मतलब E2 किसके बराबर हो, V2FL के। तो अब E2 इतना बड़ा है और V2FL इतना छोटा है, तो जब लैगिंग लोड रहेगा मतलब I2 V2 से लैगिंग पे रहेगा, तो नेचुरली ये जो I2R02 है और I2X02 जो है, ये दोनों मिलके E2 को लेंथ में हमेशा V2 से बड़ा ही बनाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर E2 बड़ा है लेंथ में,
V2 से तो कभी भी V2 के बराबर E2 नहीं हो पाएगा लैगिंग पावर फैक्टर में, क्योंकि आप लॉजिक देखिए ग्राफिकली, R02 इसको V2 से दूर ले जा रहा है और V2 के I2 R02 से भी और लेंथ उसकी परपेंडिकुलर उधर जा रही है I2 X02 की, जो टिप हमेशा V2 से और दूर होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नया फेजर बनेगा वो कभी भी V2 के बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा ये लॉजिक है कि लैगिंग पावर फैक्टर में हमेशा E2 V2 से बड़ा ही रहेगा लैगिंग पावर फैक्टर में। पर लीडिंग पावर फैक्टर के फिगर को अगर अपन देखें, करंट लीड कर रहा है V2 को, तो V2 से के आसपास लगभग बराबर E2 हो सकता है, दिख रहा है, क्योंकि R02 I2 ऐसे जा रहा है और फिर I2 X02 उसको वापस से छोटा बनाने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे I2 X02 बड़ा बनाने में हेल्प कर रहा है और यहाँ पे I2 X02 अंदर की तरफ डाइवर्ट होने की वजह से E2 की लेंथ को छोटा बना रही है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पावर फैक्टर की केस में E2 जो है वो V2 के बराबर का लेंथ हो जाए। मतलब हमेशा मुझे E2 इक्वल टू V2FL मतलब इक्वल टू 0 कब मिल सकता है? लीडिंग पावर फैक्टर की केस में ही मिल सकता है। अब इसको मैं डेरिवेशन से समझ देती हूँ। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में ये होता है, डिनोमिनेटर में ये होता है, हम डिराइव कर चुके हैं इसको, और इसको मुझे इक्वल टू 0 करना है। मतलब न्यूमरेटर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लिकेशन में E2 इंटू 0 ये हो गया। ये जो होगा इसको सॉल्व करती है तो tan थीटा टू इक्वल टू माइनस R02 अपॉन X02 आता है। मतलब थीटा टू इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स R02 अपॉन X02 हो जाता है। अब यहाँ पे ये माइनस बता रहा है कि लीडिंग पावर फैक्टर है। क्यों माइनस ये इंडिकेट कर रहा है? वो इसलिए इंडिकेट कर रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला उठाया है, ये वाला फॉर्मूला है लैगिंग पावर फैक्टर का। माइनस बीच में लेती तो वो लीडिंग पावर फैक्टर का होता, प्लस बीच में ले रही हूँ तो ये लैगिंग पावर फैक्टर का है। मतलब यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू है आंसर में, अगर मुझे थीटा 2 माइनस मिल रहा है मतलब मेरे पास थीटा अपोजिट डायरेक्शन का मिल रहा है, मतलब ये लीडिंग पावर फैक्टर केस का ही वैल्यू बता रहा है। तब किसकी वैल्यू? वोल्टेज रेगुलेशन की 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगी और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल। वो वेरिएबल क्या होगा? थीटा 2, क्योंकि हम नो लोड टू फुल लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड की क्वांटिटी को फुल लोड तक ले जा रहे हैं। पर किस पावर फैक्टर हम क्या करते हैं, अगर एक टाइप का पॉइंटेड पावर फैक्टर रखा तो पूरे टाइम पॉइंटेड पावर फैक्टर, फिर सेम एक्सपेरिमेंट मैं 0.9 पावर फैक्टर पे भी कर सकती हूँ, लीडिंग या लैगिंग पे। ऐसे करते करते डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास वेरिएबल क्या है? पावर फैक्टर एंगल मेरे पास वेरिएबल है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब ये थीटा 2 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो कॉस थीटा 2 का माइनस साइन थीटा 2 होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा 2 होगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो वो साथ में कोएफिशिएंट्स आ गए और ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये मैक्सिमा मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते तो tan थीटा 2 इक्वल टू X02 अपन R02 आता है। यहाँ पर थीटा 2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर का फॉर्मूला उठाया था और आंसर भी थीटा 2 का पॉजिटिव आ रहा है। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर की केस में ही हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, और वो पावर फैक्टर एंगल कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिल सकता है? लीडिंग पावर फैक्टर की केस में, और वो पावर फैक्टर एंगल कितना होगा? इतना होगा। तो ये पूरा जो है एक्सप्लेनेशन अपना पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को कंडीशंस भी बता दी। अब मैं आगे पर यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं पर यूनिट वैल्यू बता देती हूँ क्या होता है। पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो रेंज जो होती है उसकी 0 to 1 के बीच में होती है, और अगर इन्हीं को मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब पर यूनिट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 1 to 100 में हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू की रेंज होती है 0 to 1 और परसेंटेज की रेंज हमें मालूम है 0 to 100 होती है। अब R01 की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी? R01 मतलब रेफर टू प्राइमरी जो रेजिस्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का, उसकी ओम्स में वैल्यू डिवाइडेड बाय
रेफर टू प्राइमरी जो इम्पिडेंस होता है ट्रांसफार्मर का उससे डिवाइड किया, तो ओम्स अपॉन ओम्स जो है ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो R01 की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एंटायर इम्पिडेंस कितनी है रेफर टू प्राइमरी में, वो हम देख रहे हैं। ऐसे ही अगर R02 की पर यूनिट वैल्यू बताऊं तो R02 का ओम्स में वैल्यू डिवाइडेड बाय Z02 की ओम्स में वैल्यू, तो ये पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी R02 की। ऐसे ही X01 और X02 की भी हो जाएगी पर यूनिट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू Z01 और Z02। इनको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सभी को, तो ये जो है हो जाएगा परसेंटेज में। नेचुरली ये फ्रैक्शन किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। तो चलिए अब मैं इसका और आगे सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि क्या होता है और दूसरे पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में ट्रांसफार्मर में, फिर मैं वापस वोल्टेज रेगुलेशन पर आ जाती हूँ। R01 और X01 का समझा देती हूँ, सेम ऐसे ही R02 और X02 का होगा। R01 पर यूनिट वैल्यू जिसको मैंने अभी अभी ऐसा बताया, ये एक्चुअली पर यूनिट वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R01 भी होता है। R01 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब कितना I1 R01, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसकी पर यूनिट वैल्यू जो होती वो भी किसके बराबर होती, R01 की पर यूनिट वैल्यू के। सिमिलरली कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस कितना होगा, I1 स्क्वायर R01, R01 की वजह से होने वाला कॉपर लॉस कितना होगा, I1 स्क्वायर R01, और वो भी कौन सा वाला, फुल लोड। तो ये जो फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे इसकी पर यूनिट वैल्यू भी किसके बराबर होगी, R01 के पर यूनिट की। और वोल्टेज ड्रॉप जो फर्स्ट दिखा है वो भी किसकी वजह से होगा, I1FL की वजह से, किसके अक्रॉस, R01 के। तो इसकी भी पर यूनिट वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, R01 पर यूनिट की। अब ये कैसे आता है, क्यों इसके इक्वल है, वो सब मैं पर यूनिट वैल्यू वाले जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी ये सारे लॉजिक्स, ये सारे डेरिवेशंस। सिमिलरली R01 का अगर परसेंटेज में बात करूँ, पर यूनिट में ना करके परसेंटेज में बात करूँ, तो वही है कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R01 के अक्रॉस होने वाला जो ड्रॉप है I1FL, इसकी परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, R01 के परसेंटेज वैल्यू के। और ऐसे ही ये जो कॉपर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस R01 के अक्रॉस हो रहे हैं, तो ये कॉपर लॉसेस की भी परसेंटेज वैल्यू किसके बराबर होगी, R01 परसेंटेज के। ऐसे ही X01 की पर यूनिट वैल्यू का सिग्निफिकेंस और क्या है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X01, पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X01 मतलब X01 इंटू I1FL, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी पर यूनिट वैल्यू भी किसके बराबर होती है, X01 की पर यूनिट वैल्यू के। और ऐसे ही इसकी परसेंटेज वैल्यू भी किसके बराबर होती है, X01 की परसेंटेज वैल्यू की। सेम डेफिनेशन हम किसकी दे सकते हैं, R02 पर यूनिट की, R02 पर यूनिट परसेंटेज की, X02 पर यूनिट की और X02 परसेंटेज की। तो पर यूनिट वैल्यू और परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस का क्या यूसेज है वोल्टेज रेगुलेशन में, वो मैं उसके फॉर्मूले से ही समझ लेती हूँ। ये अपने को मालूम है कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये मतलब न्यूमरेटर में ये होता है, डिनोमिनेटर में ही, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आता है। अब मैं इन दोनों को रख रही हूँ डिवीजन में, E2 ले रही हूँ ये, और 100 भी साथ में यहाँ पे ले रही हूँ, तो ये क्वांटिटी एक बन गई और cos थीटा उसके साथ है। सिमिलरली I2FL इंटू X02 ये हो गया, इंटू 100 वो हो गया, और E2 ये हो गया, और साथ में sin थीटा 2। तो ये जो है ये परसेंटेज R01 की परसेंटेज वैल्यू है, ये X02 की परसेंटेज वैल्यू है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्मूला हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का। या फिर अगर मैं पर यूनिट में कहूँ तो मैं 100 को बाहर कर देती हूँ, तो इतनी क्वांटिटी सिर्फ R02 की परसेंटेज में, सॉरी ये 1 नहीं है 2 है, R02 की परसेंटेज वैल्यू और R02 की पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी। ये X02 की परसेंटेज वैल्यू और X02 की पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी, और ये हमने 100 को बाहर ले लिया है। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन का अब जो फॉर्मूला हो गया है पर यूनिट में या परसेंटेज में, वो ये हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में हमको ये दिया जाता है कि परसेंटेज ड्रॉप percentage drop across equivalent resistance of the transformer is this much, percentage drop across reactance of the transformer is this much। तो परसेंटेज वाला जो होगा परसेंटेज ड्रॉप यहाँ लोगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, और रिएक्टेंस के अक्रॉस का यहाँ लोगे, या कि परसेंटेज कॉपर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर तो वो यहाँ लेंगे, और परसेंटेज ड्रॉप अक्रॉस X2 यहाँ लेंगे।
तो इस तरीके से पर यूनिट वैल्यू का या परसेंटेज वैल्यूज़ का यूज़ है यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने में। तो अब ये वोल्टेज रेगुलेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। मैक्सिमम पोर्शन मैंने पार्ट 1 में कवर किया था और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पार्ट 2 में कंसिडर कर ली हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। एग्ज़ामिनेशन सबके बहुत पास में आ गए हैं, तो सभी को मैं मेरी तरफ से बेस्ट लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।